तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी तक हमने क्या किया बेसिकली, अभी तक हमने डिस्कस किया था चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, कि जब स्टूडेंट्स के सामने या बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजीज है जनरली ये जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एडॉप्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग टीचिंग इन क्लास फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये टीचर्स को यूज़ करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो चैलेंजेस आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में और उसको सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज कहलाता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला है एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम में क्या किया था हमने कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि द फर्स्ट टास्क एट हैंड द फर्स्ट टास्क एट हैंड इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम आया कैसे, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। पहले हमें ये पता लगाना है कि ये प्रॉब्लम है क्या और उसे कैसे सॉल्व किया, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है वर्ड व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट हाउ इट कैन बी सॉल्व। दूसरी बात, now as we know that one problem can be solved in multiple ways, various methods, so we have to find out what are the possible methods a problem can be solved. So as you know that कि मैथमेटिक्स में क्या होता है हमारे साथ कि एक मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, that we can solve one mathematics problems in various methods, using various methods, right? Same thing should be applicable to various problems and we can solve it using various methods, right? अब दूसरी बात हमें यह देखना है and how relevant this can be in connection with the problem stated। अब हमें यह देखना है कि जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या कोई मेथड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस मेथड का प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन मतलब कैसे रिलेटेड है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। क्या सॉल्व करना होता है, कुछ प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, कुछ इनडायरेक्टली सॉल्व करना होता है। जैसे एक छोटा सा मैं बात करूं, सपोज आपको मार्केट से भाजी मंगवाना है। क्या बोला मैंने, मार्केट से भाजी मंगवाना है, ये प्रॉब्लम है, घर में खाना बनाना है। अब इसे दो तरीके, या तो आप खुद जाके खरीदो या फिर कोई बाहर से आ रहा हो तो उसे आप कहेंगे क्या कि आते हुए लेते हुए आना। अब बताइए आपका पर्पस क्या था, मार्केट से भाजी मंगाना। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया। पहला तरीका क्या है कि आप खुद जाके लेकर आए, और दूसरा कि कोई आ रहा है बाहर से तो उसको लाने के लिए बोल दिए बाद में पैसे दे दिए। तीसरा है कि ऑनलाइन से पे करके मंगा लिए। मतलब ये तो मैंने बहुत बेसिक लेवल की बात की मैंने, है ना। सो इन दैट केस कि पहली बात देखिए कि पहली बार कि सामने वाला जो बाहर गया था वो भाजी लाने के लिए तो नहीं गया था, दूसरे काम के लिए गया था, लेकिन आपका इनडायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोले हाँ है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने बहुत ईजी सा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द बेस्ट वे टू एनालाइज द प्रॉब्लम इज टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स एंड देन एनालाइज द पार्ट्स वन बाय वन एंड नो व्हाट द प्रॉब्लम इज अबाउट। जैसे मैंने डॉक्टर के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में कि एक डॉक्टर है जिसको चेक करना है कि किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है या किसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो एग्जामिनर क्या मतलब डॉक्टर क्या करता है, बोलता है कि पहले आप क्या करो, आप एक ईसीजी करा लो या फिर कोई टेस्ट करवा लो या ब्लड टेस्ट करवाओ। अब सामने वाला डायरेक्ट क्यों नहीं चेक कर रहा, सपोज कोई इमरजेंसी है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो वो डायरेक्ट सर्जरी या डायरेक्ट चीरफाड़ नहीं करता, पेट में ऑपरेशन नहीं करता, सर्जरी। सबसे पहले वो टेस्ट करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, ब्लड बराबर है कि नहीं, ब्लड शुगर सही है कि नहीं है, हार्ट बीट सही है या नहीं है ना, सारे टेस्ट, लंग्स इन्फेक्शन तो नहीं है, करता है कि नहीं करता है, सारे टेस्ट करवाता है। तो आप देखो उसने क्या किया, अपने एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम कौन से पार्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है या स्टोमक प्रॉब्लम है,
है ना, ये सारे टेस्ट करेगा। तो पहला चेक करने के बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि प्रॉब्लम उसके किडनी में है, तब वो किसके बारे में बात करेगा, फिर किडनी का ट्रीटमेंट चलाएगा, बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट, मेडिसिन दे करके, इंजेक्शन देकर। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करना होगा या ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। तो समझा ना बात को आपने? तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, दो पार्ट में ब्रेक किया और बारी बारी से सॉल्व किया। तो जरूरी नहीं कि दो ही पार्ट हो, दो से ज़्यादा पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो पार्ट्स तो पता चलना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? चलिए, वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द फाइनल सॉल्यूशन। देखिए, फाइनल सॉल्यूशन मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन स्टेप पे, फाइनल स्टेप पे पहुंच गए, तो मान ली स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है और स्टेप 5 जो है फाइनल सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि इसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम, मान लीजिए प्रॉब्लम 1 है, उसी तरह से प्रॉब्लम 2 है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, अगर मुझे प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करना, प्रॉब्लम 1 सिमिलर है, कैसा है, सिमिलर टू प्रॉब्लम 1, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि जो प्रॉब्लम जिसके पास आया है प्रॉब्लम, वो क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया था, फाइनल सॉल्यूशन क्या था, तो बोला कि है ना ये दवाई देने से ठीक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, बैक स्ट्रोक करेगा, पीछे से चलेगा। ठीक है, when the problem is discrete in nature and clearly mentioned, then to solve this problem you may have another way which is directed in backward directions. It means that one has to go with the solution and unlock the previous steps that have been used to reach the solution. वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बैक स्टेप्स यूज करेगा। क्या यूज करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे आखिरी वाला स्टेप पहले ट्राई करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर पहला करेगा। तो उसको समझ में आ गया कि मैंने ये मेडिसिन यूज़ किया, काम नहीं किया, ये मेडिसिन लगाया, काम नहीं किया, ये मेडिसिन यूज़ किया, काम नहीं किया, ये मेडिसिन दिया, काम नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो स्टेप 5 में जो 5th मेडिसिन लगाया तो वो लगा देगा, इंजेक्शन लगा देगा और ठीक हो जाएगा आदमी, है ना। मतलब बहुत इजी सा बात किया कि सॉल्यूशन, आखिरी दवाई जो मैंने दिया जिससे पेशेंट ठीक हो गया, तो अपन क्या करेंगे, चारों एक्सपेरिमेंट करेंगे या सीधा 5वां दवाई देंगे अपन? ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे। है ना। तो अब जैसे कि हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर बीमारी है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है और है ना ब्लड आ रहा है, तो उसने कुछ स्टेप्स पहले से कर रखे थे, तो वो फाइनल स्टेप का यूज करके बैकवर्ड तरीके से एक एक करके प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन को कि जो जस्ट उसके ऊपर वाला स्टेप है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर है? यस। ठीक है, वो फिर ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट फाइनल एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया। ये तब होता है जब हमें पहले से पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या बोला है, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मुझे प्रॉब्लम इज डिस्क्रीट इन नेचर एंड क्लियरली मेंशन्ड, हमें क्लियर पता चल गया है कि पेट में गैस बना है एक्सरे से, तो मैं गैस का दवाई दूंगा, खत्म कहानी। लेकिन पता नहीं चलेगा तब हमें अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करना होगा, 2 पार्ट्स में। पता चल गया तो फिर सीधा सीधा गैस की दवाई दो, खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आदमी, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा। और नहीं चला तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें चेक करनी होगी, किडनी का, लंग्स का, लीवर का, है कि नहीं। हाँ। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था हमने, आगे चलते हैं। एनालॉजिकल थिंकिंग, ये मेरा ये फेवरेट है, इट्स माय फेवरेट, राइट। व्हाई इट इज फेवरेट, आई लेट यू नो। देखिए, समटाइम्स प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एनालॉजिकल थिंकिंग। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजिंग, तर्क शक्ति। ठीक है, दिस मेथड वर्क्स वेल व्हेन द प्रॉब्लम इज सिमिलर टू अनदर प्रॉब्लम दैट अकर्ड इन द पास्ट। एक छोटा सा बात कीजिए, आपको खांसी सर्दी बुखार हो गया था या फिर खांसी सर्दी हो कफ आ रहा है, तो आपकी नानी दादी ने काढ़ा बना के एक बार पिलाया था आपको, आप ठीक हो गए थे। तो अगली बार क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे कि फिर काढ़ा बनाओगे, ये बताओ आप। अरे बताओ क्या करोगे, काढ़ा है, वही काढ़ा बनेगा घर पे दोबारा से, क्योंकि फिर से ऐसी ही सूखी खांसी हुई थी, सूखी कफ हुई थी, आपको मम्मी ने काढ़ा बना के दिया था, दादी नानी ने, आप ठीक हो गए थे। तो ये मेथड सिंपल रहता है कि आपको, आपके पास दवाई भी है, कौन सा, बाहर से कोई
दवाई खरीद के ला सकते हो, विक्स एक्शन 500, डी कोल्ड, खांसी वाला कोई दवाई खरीद के खा सकते हो। और दूसरा क्या है, चलो एक कप काढ़ा बना के पी के देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा काढ़ा बना के पिए थे, एक ही गिलास पिया, 2 बार पिया, ठीक हो गए थे। तो अपन बाहर का दवाई पे क्यों 500 600 100 200 खर्चा करें, बराबर कि नहीं। काढ़ा में तो बेसिक चीज़ है वो घर पे ही किचन में अवेलेबल होता है। तो अब मैं बहुत सिंपल सा बात कहा कि सिमिलर प्रॉब्लम अगर आपने पहले से सॉल्व कर रखा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो नया प्रॉब्लम आया है, जो पहले प्रॉब्लम जैसा ही है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। Yes. इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? One has to use the methods analogically to solve the existing problems in a manner similar to the previous one. Analogy मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही दोहराना होगा जैसे आपने पहले किया था, सेम टू सेम, स्टेप बाय स्टेप, बराबर कि नहीं। क्लियर है? जैसे आपने एक बार शाही पनीर बनाया और लोगों ने बहुत तारीफ किया, तो अगली बार आप शाही पनीर बनाएंगे तो मेथड चेंज करेंगे या फिर सेम प्रोसेस रखेंगे? Same. बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है शाही पनीर बनाना, बट बेसिकली रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से किसी को चोट लग गई, आपने हल्दी लगा दिया, ठीक हो गया। तो क्या हल्दी लगाया ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपने बेसिक लेवल का पाउडर लगाया ठीक हो गया, मतलब आप उसी स्टेप बाय स्टेप मेथड से प्रॉब्लम, जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है, कोई सिमिलर प्रॉब्लम आता है तो सेम फार्मूला लगाते हैं आप, हाँ या ना। Hmm. ये अलग फार्मूला थोड़ी ट्राई करोगे आप, सीधी बात है ना। Right. ठीक है। दिस मेथड नीड्स प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये मेरा फेवरेट इसीलिए है कि अगर हमारे पास पहले एक्सपीरियंस है उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप सेम टू सेम एनालॉजी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप पहले स्टेप जैसा, वैसे दूसरा स्टेप दूसरे स्टेप जैसा जो आप पहले से कर चुके हो, मतलब इट इज बेस्ड ऑन क्या, प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस क्या, फेल होने का या पास होने का, सक्सेस, पास होने का, यानी जो सक्सेसफुल है वही आप स्टेप, अगर आपने कोई फेल होने का एक्सपीरियंस किया जो काम नहीं करता वो आप नहीं दोहराओगे, और जिसे सक्सेस मिला है, जिसे काम हुआ है, उसको आप रिपीट करोगे। क्लियर है? तो पहला वाले में ब्रेक करना है, ठीक है, एनालिसिस में। दूसरे वाले में बैक टू फर्स्ट स्टेप जाना है, और एनालॉजिकल में प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करना है। चलिए, क्लियर हो गया। ठीक। Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए क्या दिया, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अब यहाँ पे देखिएगा, बोथ यंग वंस का मतलब कितना एज पकड़ के चलते हैं आप, और एडल्ट में हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ्स। यंग वंस का मतलब क्लास 5 तक, 6 तक, 8 तक, मैक्सिमम 10 तक, तक 12 तक भी। लेकिन क्या प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों के बीच में आती है, 11 12 के बच्चों तक में, या एडल्ट्स में भी आती है? तो बोलेंगे सर दोनों के लिए आती है, बड़े बुजुर्ग सबके अंदर आती है प्रॉब्लम्स, है ना। लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एज ए चाइल्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या। एज ए स्टूडेंट, ए चाइल्ड एनकाउंटर्स मैनी प्रॉब्लम्स एंड ही मस्ट नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। A teacher must instill those values into him so that he can solve the problems with his own learning perception and ability। बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस बच्चों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे टीचर ने पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया, टीचर ने कोई एग्जाम्पल दिया समझ में नहीं आया, हो सकता है उसको लर्न करने में दिक्कत आती हो सकता है उसको देखने में दिक्कत आती है ना, हो सकता है उस नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं हो, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको डील करने पड़ते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट करने होते हैं, स्कूल का होमवर्क करो, कॉलेज का करो, ट्यूशंस का करो, है ना। सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी घर की छोटी मोटी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है ना। तो ऐसे केस में बच्चे फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर वो वैल्यूज़ डाले, ताकि वो जिंदगी में या दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स आती है जो उनके लर्निंग पे बेस्ड है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा स्कूल में, परसेप्शन, जो उसने सोचा, उनकी सोच पे, और उनकी एबिलिटी, ये 3 पॉइंट है, उनकी लर्निंग, उनकी परसेप्शन और उनकी एबिलिटी, कि वो कौन से टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व। अब मैं सेकेंड क्लास के बच्चे को 10th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा तो कोई लॉजिक है इस बात का?
नहीं। ये तो कोई लॉजिक नहीं। एबिलिटी का मतलब सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। परसेप्शन उसके सोचने की क्षमता, और लर्निंग कि जितना कुछ उसने सीखा है। इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके विद्यार्थी के अंदर वो वैल्यूज डालनी चाहिए कि तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, उनकी सोच और उनकी एबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्या टीचर को करना चाहिए बच्चों के अंदर वैल्यूज डालने के लिए? तो देखते हैं क्या वैल्यूज डालनी चाहिए। ट्राइज टू बी डेवलप्ड इन द चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। तो बच्चों के अंदर कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए? देखिए, आर एज अंडर, देखिएगा, बाय डेफिनेटिंग ट्रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट? ट्रेट का मतलब क्या है बताइए, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट? ट्रेट का मतलब क्या होता है? ए क्वालिटी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी क्वालिटी जो आपके चरित्र को और आपके पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बढ़ावा देता है ना? आपके कैरेक्टर को इन्हांस करता है कि बहुत अच्छा चरित्र है इनका, और दूसरा इनकी विशेषता, मतलब पर्सनैलिटी, स्पेशलिटी। सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेंडेंसी, है ना? क्लियर है? यानी क्वालिटी। ठीक है, समझ गए ट्रेट का मतलब? मैं नहीं चाहता था कि कोई कंफ्यूजन हो आपको। क्वालिटी, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब मिला करके ट्रेट्स होते हैं, है ना? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द क्वालिटीज। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बाय डेवलपिंग ट्रैट ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन इन द चिल्ड्रन। सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब आपके पॉजिटिव स्किल्स, और दूसरा वीकनेसेस। क्या बोला? आपकी कमियां और आपकी खूबियां, ये दोनों पता चलनी चाहिए बच्चों को कि बेटा तुम्हारे अंदर क्या वीकनेस है और तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। तो हर इंसान के अंदर दो तरह की क्वालिटीज होती है, एक पॉजिटिव क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, और निगेटिव क्वालिटीज। सेल्फ रिकॉग्निशन मतलब आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, खुद को रिकॉग्नाइज करना कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेल्फ रिकॉग्निशन मतलब समझ में आया? खुद को पहचानना। हम्म? खुद को पहचान, खुद की पहचान, यस। जैसे जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्लास में जाते हो, सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप जाते हो क्लास में और सब लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि शायद आपकी क्लास में आपका इम्पोर्टेंस अच्छा नहीं है, यानी लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, है ना? आपको लोग किस किस तरह से देखते हैं। चलिए, बाय इनेबलिंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट डिमेरिट्स एंड रिमूव दैट। अगर बच्चे के अंदर कोई गलतियां हैं तो बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिमूव करना। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई कर दिया, दो थप्पड़ मार दिया, ठीक है? तो अगर पहले बच्चे की गलती है तो उसको सॉरी बोलना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मारूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं और जिसको मारा वो गरीब लड़का था, तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट? ठीक है, तो ये अगर किसी बच्चे में क्या हो, कमियां हो, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ख़त्म कर देना चाहिए। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आगे चलते हैं। बाय इंकरेजिंग द चिल्ड्रन टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। देखिए, बच्चों के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो होमवर्क करने का, असाइनमेंट करने का, घर के काम करने का, है ना? कभी कभी छोटी बहन का ध्यान रखना है, घर का छोटा काम करना है। तो हर चीज़ में बच्चा हेल्प ना ले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करना है कि
कुछ जैसे मैथ्स के कोई प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, तो बेटा एक दो बार और ट्राई करो, ऐसे ट्राई करो, आप गाइड करो। ऐसा नहीं कि हमेशा आप क्या करो, तुरंत सॉल्व करके दे दो। पहले उसको इंकरेज करो कि आप कैसे कर सकते हो। इंकरेज करना मतलब मोटिवेट करना कि बेटा तुमसे हो जाएगा। बच्चा को बोला कि तू 400 मीटर रेस में तुम पार्टिसिपेट करो या 200 में, तो बोला कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं थक जाऊंगा, मेरे को चोट लग जाएगी। हाँ, तो बच्चे को इंकरेज करना चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर ले। ठीक है। नेक्स्ट, बाय डेवलपिंग थॉट्स एंड रेशनैलिटी इन द चिल्ड्रन। पहली बात, बच्चे के अंदर वो सोच डालनी पड़ेगी। क्या डालनी होगी? सोच डालनी होगी कि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार ट्राई करके करवाना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दिए बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको डांट रहे हो, पीट रहे हो, स्कूल में मुर्गा बना दे रहे हो, हाँ, पनिश कर रहे हो आप हमेशा कि मंदबुद्धि हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। हुँ? ऐसा नहीं, आप पहले बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बेटा तुम जैसे जैसे राहुल से हो गया ना, वैसे तुमसे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमित से हुआ तुम भी ट्राई करो, तुमसे भी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा, रेशनैलिटी टर्म। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक यूज करते हैं, लॉजिक या रीजन। जैसे कोई काम को करना है तो बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना। जैसे टीचर ने बोला कि तुम्हें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब आपको उससे समझाना पड़ेगा, बेटा स्पोर्ट्स अगर करोगे तो तुम्हारा फिजिकल फिटनेस ठीक होगा, तुम्हारा हेल्थ ठीक रहेगा, है ना। हमेशा सिर्फ पढ़ाई करना वो भी ठीक नहीं है ना। अगर बच्चा बोलेगा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे एग्ज़ाम क्लास नहीं देना, मुझे एग्ज़ाम नहीं क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम नहीं देना, हुँ? मुझे अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, तो आपको लॉजिक से समझाना पड़ेगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके लाइफ में। नहीं तो बच्चा हर चीज़ में तो ना ही बोलेगा ना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, करेक्ट। तो वो थॉट डेवलप करना पड़ेगा कि वो बच्चा उसको खुद से करे, सेल्फ डिपेंडेंट होके। और दूसरा, वो लॉजिक बताना पड़ेगा कि ये सीखना जरूरी क्यों है। क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट, बहुत अच्छी पॉइंट, बाय डेवलपिंग लैंग्वेज इन द प्रॉब्लम। बाय डेवलपिंग क्या? लैंग्वेज इन द प्रॉब्लम। जैसे कोई स्टूडेंट है, बोलता है कि, है ना, कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखना। ठीक है, इंग्लिश नहीं सीखना है, मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना है, मेरा काम चल जाता है। तो बच्चे को बोलना पड़ेगा देखो बेटा जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं, क्या है, इंटरनेशनल बुक्स, जैसे कोई मराठी मीडियम है या कोई हिंदी मीडियम स्कूल है या गुजराती मीडियम है या कोई भी मीडियम का बुक्स है, और बच्चा बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं सीखना कि मेरा काम चल जाता है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, बेटा देखो ऐसा है कि जितनी भी इंटरनेशनल बुक्स हैं, क्या इंटरनेशनल बुक्स हैं, वो ज़्यादातर किस बुक में है, कौन से लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है। तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, है ना। इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश हम यूज़ अपने देश में करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट चूँकि इंटरनेशनल बुक्स, साइंस के बुक्स सारे किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, इसीलिए हमें इंग्लिश सीखना क्या है, ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस और नो? इसीलिए ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है? चलिए, बाय मेकिंग देम ट्राई मल्टीपल टाइम्स टू फाइंड ए सॉल्यूशन। अब जैसे कि देखिए कोई बच्चा है, एक बार ट्राई किया, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बना, दोबारा ट्राई किया नहीं बना, तो बच्चों को बोलना है बेटा तुम करते रहो, सुबह से शाम तक करते रहो। देखना एक वक्त जरूर आएगा कि तुमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हर बार तुम सॉल्व करोगे तुमसे मिस्टेक्स होगी, फिर से सॉल्व करोगे मिस्टेक्स होगी, और धीरे धीरे अपने मिस्टेक्स को क्या कर देना है, डिमेरिट्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना, और एक वक्त आएगा जिसमें तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे आइंस्टाइन की बात करें, आइंस्टाइन छोड़ी थॉमस एडिसन की बात कर लेते हैं। थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स ट्राई किया था बल्ब बनाने के लिए, राइट। तो उसको 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला टंगस्टन से बल्ब बनता है, यस और नो। अगर वो 300 करने के बाद, 300 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो रुक जाता तो क्या हम बल्ब
बल्ब मिल पाता हमें? नहीं मिल पाता। तो इसी तरह से जैसा एडिसन ने, थॉमस एडिसन ने कभी हिम्मत नहीं हारा जब तक उसे सॉल्यूशन नहीं मिला, ऐसी ही रेशनैलिटी बच्चों में डालनी है, लॉजिक डालना है कि देखो बेटा, अगर वो ट्राई नहीं किए होते तो आज हम अंधकार में होते। इसीलिए तुम्हें भी बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। यस और नो? And I think this is the most important line, right? Multiple times, multiple times, multiple times, multiple times to find a solution. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाय रिवार्डिंग देम व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, जब कोई क्वेश्चन मैंने दिया मैथ्स का या इंग्लिश का या कोई भी सब्जेक्ट का, तो बच्चे ने मार्क्स मतलब बता दिया कि 15 सेंटीमीटर इसका आंसर है, किसी एक स्टूडेंट ने, तो हमें उसको बोलना चाहिए वेल डन राहुल, बहुत बढ़िया। मान ली कोई लड़की है जिसका नाम श्वेता है, वेरी गुड श्वेता, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी लोग ताली बजाओ बाबू, सभी लोग इसके लिए ताली बजाओ, श्वेता को आंसर आ गया है, राहुल को आंसर आ गया है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह से प्रॉब्लम को जब कोई बच्चा सॉल्व करता है तो उसको रिवार्ड देना चाहिए। रिवार्ड वर्बल भी हो सकता है, और जैसे कोई बच्चा बहुत कंटिन्यूस अच्छा कर रहा है तो उसको एक टॉफ़ी दे दिया, एक चॉकलेट दे दिया। अगर स्कूल में क्या होता है, एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन में टॉपर को क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं देता? ही इज़ द टॉपर ऑफ आवर स्कूल, ही हैज़ डन मैग्निफिशेंट वर्क, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, जब कोई छोटा प्रॉब्लम या बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। यस और नो? इससे बच्चा क्या होता है, और भी यस, चाहे आप चॉकलेट दो, टॉफ़ी दो, जैसे अपन नोटबुक चेक करते हैं बाद में क्या लिख देते हैं, गुड लिख देते हैं, वेरी गुड लिख देते हैं, एक्सीलेंट लिख देते हैं, है ना? तो ये सब से क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है कि मुझे फिर से गुड लेके आना है, इसीलिए वो होमवर्क करता है। अगर हम गुड नहीं ले, सिर्फ सिग्नेचर करके छोड़ देंगे तो बच्चा शायद होमवर्क करेगा कि नहीं करेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे वर्बली या फिर नोटबुक पे गुड गुड वेरी गुड, तो बच्चा क्या करेगा, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यस और नो? और नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? यस। by developing language skills in them, by developing language skills in them, लैंग्वेज स्किल्स का मतलब क्या है, एक बिहेवियर स्किल्स। क्या? बिहेवियर स्किल्स। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई इंसान सीनियर है तो हमें उनसे कैसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, है ना? कोई हमारा दोस्त है तो हमें उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला प्रेजेंटेशन, जैसे आप स्पीच में बोलते हो और हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं, क्या दोनों सेम होता है? तो बोलेंगे नहीं। जब हम स्टेज पे होते हैं, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं, जब हम सीनियर्स के साथ होते हैं, जब हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अपने टीचर्स के साथ होते हैं, तो सब हर जगह पे अलग अलग स्किल्स होता है, हाँ या ना? अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली भी रह सकते हैं, बट जब स्कूल के टीचर के सामने हो या प्रिंसिपल के सामने हो तो उनके साथ हम रिस्पेक्ट, अपना बिहेवियर सब मेंटेन करते हैं। और ये पता कैसे चलता है, हमारे लैंग्वेज से पता चलता है। प्रेजेंटेशन ऑफ दोज वर्ड्स, कौन से वर्ड कब बोलने चाहिए, ये लैंग्वेज स्किल्स होता है। यस और नो? क्लियर है, हाँ या ना? So which type of language, how to present your language in a different type of personal. It can be your teacher, it can be your parents, it can be your seniors, it can be a big person. सपोज नरेंद्र मोदी जी से आप मिलने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, तो आप वैसे बात नहीं करोगे जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो या अपने पेरेंट्स से बात करते हो, है ना? तो आप एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, राइट? अगर आप चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं तो उनके सामने रिस्पेक्ट से बात करेंगे आप, है ना? तो कहीं ना कहीं एक बात क्लियर है कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब हमारा नया कंसेप्ट निकल के आया। तो हमने अभी तक क्या देखा था, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या पढ़ लिया हमने, कंप्लीट कर लिया? प्रॉब्लम सॉल्वर वाला जो कंसेप्ट था वो हमने कंप्लीट
कर लिया है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब चलिए मैं आपको इसका हिंदी बताता हूँ, ऐतराज नहीं है कि मैं बताऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर? देखिए, scientific investigator is a person who uses the scientific method to explore and understand the world, often through observing, questioning, experimenting and drawing conclusions based on evidence। ठीक है, देखिए, वैज्ञानिक जांच इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मराठी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक जांच ही बोलते हैं क्या? ठीक है, शास्त्रीय पद्धति, साइंटिफिक, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, एक ही बात है ना, साइंटिफिक मेथड को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्या है कि साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, साइंस इज ऑल अबाउट रीजन, रेशनैलिटी एंड रियलिज्म। देखिएगा, रेशनैलिटी का मतलब लॉजिकल थिंकिंग, रियलिज्म मतलब जो रियल है, सही है, और रीज़न का मतलब लॉजिक। जैसे एक छोटा सा बात है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकते हैं तो वो वापस लौट के आ जाता है, सेम बात बोली हाँ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये कहता है, साइंस ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचती है, यानी सरफेस की तरफ खींचती है। तो अगर मैं बोलूँगा कि भगवान को बॉल पसंद नहीं आया इसलिए वो लौटा दिए, तो कोई बात है इस बात का? मैंने आसमान में फेंका क्योंकि लोग बोलते हैं कि भगवान आसमान में रहते हैं, इसीलिए भगवान को बॉल पसंद नहीं आया इसलिए लौटा दिया, तो कोई लॉजिक है इस बात का? बताइए, कितनी वाहियात बात है नहीं? कोई मतलब ही नहीं इस बात का कि भगवान को तुम्हारे बॉल पसंद नहीं आए, बताओ, इसलिए भगवान ने नहीं लिया तुम्हारा बॉल, वापस कर दिया। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं। साइंस क्या कहता है? ग्रेविटेशन फोर्स से कोई भी चीज़ को जो अर्थ के सरफेस से दूर किया जाता है, अर्थ उसको अपने सरफेस पर नीचे की तरफ खींचती है। तो आपको अपने लॉजिक लगाने हैं और जो रियलिस्टिक है, सच है, उसके हिसाब से देखिए। इसमें कोई फिक्टिशियस बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है कि यार ऐसा है, कोई जादू है, हम फेंकेंगे वो वापस भेज देगा, ऐसा कोई मतलब अंधविश्वास की बात नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है, राइट? इट इज़ रियल, राइट? साइंस इज रियल थिंग, इट्स नॉट फिक्टिशियस, है ना? ठीक है, ए साइंस इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू बी rationally sound. So if we see a child as a scientific investigator, then it is required that he must be able to use his reasoning and logic. तो अगर हम किसी बच्चे को चाइल्ड इन्वेस्टिगेटर की तरह देखना चाहते हैं तो पहले ये बात समझना जरूरी है कि वो किसी भी तर्क शक्ति या किसी भी लॉजिक को अच्छे से लगा सके, अच्छे से समझ सके कि कोई चीज़ क्यों होता है। दूसरा, अगर वो बच्चा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह हमें देखना है उस बच्चे को, तो पहली बात हमें समझना होगा कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसका तर्क सोच ले कि ऐसा क्यों होता है, वो उस चीज़ को समझ में आना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किताब से पढ़े, रट लिए और मार्क्स ले आए, लेकिन वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल कौन होते हैं? जो लोग लॉजिक को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो जो रीजनिंग और जो लॉजिक को समझ सकते हैं वो लोग बच्चे के अंदर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। ऐसे बच्चे साइंटिस्ट भी बनते हैं। आप देखो ना, फिजिक्स आपने भी पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा, लेकिन हर बच्चा साइंटिस्ट तो नहीं बन पाया, हर बच्चा एस्ट्रोनॉमर तो नहीं बन पाया। बन पाया क्या? नहीं बन पाया।
फिजिक्स सभी ने पढ़ा, बट सभी लोग आईआईटी क्लियर कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन के पीछे जो छिपा हुआ लॉजिक था, कुछ बच्चे समझ पाए और कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, इसीलिए वो आईआईटी नहीं क्लियर कर पाए और आईआईटी नहीं बन पाए, ये स्पेस में नहीं जा पाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। traits that need to be developed, यानी द क्वालिटीज दैट नीड टू बी डेवलप्ड टू मेक ए चाइल्ड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। मैं चाहता हूँ ना ये क्वालिटी हर बच्चों में ही नहीं, एडल्ट्स में भी होनी चाहिए, बड़ों में भी होनी चाहिए। कैसा, देखते हैं। पहला, क्यूरियोसिटी इज ए ह्यूमन ट्राइट। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्परता, क्यूरियस, तत्पर होना चाहिए कि यार ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है ना। बहुत सारे पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चों का सवाल का जवाब नहीं देते, चुप रहो बैठो करते रहते हैं। तो ये बच्चा तो क्यूरियस है लेकिन पेरेंट्स उसको चुप करा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये ह्यूमन ह्यूमन राइट है। देखिए एडल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों बोला, है ना, ऐसा उसने कैसे किया, ऐसा साइंस प्रोजेक्ट कैसे बनाया, है ना, रॉकेट इतना दूर कैसे उड़ के चला जाता है, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। ठीक है, तो इस ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। अब देखते हैं, बाय वैल्यूइंग दिस नेचुरल इम्पल्स टू लर्न। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, मतलब कि एक नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को सीखने का। द इंक्वायरी प्रोसेस कैन गिव चिल्ड्रन डायरेक्ट फीडबैक एंड द पर्सनल एक्सपीरियंसेस दे नीड टू शेप न्यू एंड एंड्यूरिंग व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी नाइस पॉइंट। क्या कि एक नेचुरल इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है एक फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, जिसमें आप सीखने के लिए खुद को मोटिवेट करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों अटेंड करता हूँ? कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट लगा दूंगा तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, या मैं कुछ सीखना चाहता हूँ? बोलिए, नए नए लोग से, इंटेलिजेंट लोग से मिलना चाहता हूँ। यस और नो, यस और नो। हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, वेबिनार्स, है ना। अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा हूँ, तो क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि मेरी सैलरी ज़्यादा हो जाए? नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न कि यार क्या होता है इसके अंदर। आखिर मैं एलेक्सा को बोलता हूँ, एलेक्सा इट्स मूवी टाइम। ऐसा कैसे होता है कि सारे के सारे लाइट ऑफ, है ना, सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं, वाइट लाइट ऑफ हो जाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, फेस फैन ऑफ हो जाता है। ये सब कैसे हो गया यार? इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो गई? आई थिंक अगर आपके घर पर है तो मैं सिर्फ एलेक्सा में बोलता हूँ गुड मॉर्निंग एलेक्सा, सारे गुड मॉर्निंग एलेक्सा बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुबह सुबह में भजन लग गया। हाँ, सारे लाइट्स वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए, सारे लाइट्स जो ऑफ थे वो लाइट्स ऑन हो गए। हम्म, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आखिर ऐसा कैसे हो गया? एआई ने सारा कैसे कर दिया? मैं वर्बली कुछ भी बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। आखिर ये तो तब होता है जब स्मार्ट, आपका जो होम है स्मार्ट होम है। और उसके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए 10 लाख 20 लाख खर्च करना पड़ता है स्मार्ट होम को बनाने के लिए, है ना। अगर स्मार्ट होम है तो 1.5 से 2 करोड़ का कॉस्ट आएगा आपको। बट ठीक है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया? सीखना तो पड़ेगा ना। एक आम जन आदमी अगर उसको रिमोट ना दिया जाए तो वो तो घर का, वो तो टीवी भी ना ऑन कर पाए। हाँ, तो अब सिंपल सा बात यही है कि ऐसे इंक्वायरी प्रोसेस बच्चों के अंदर एक फीडबैक देने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्या इंक्वायरी प्रोसेस का मतलब क्या? पापा ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है? हुँ?
नेक्स्ट, एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस दे नीड टू शेप न्यू एंड एंड्यूरिंग व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब नई नई चीज़ें अगर आ रही है तो हमें नई नई चीज़ों को सीखने के लिए खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? नए नए क्यूरिसिटी क्यूरिसिटी होनी चाहिए, इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है ना? और अगर हम दुनिया को नेक्स्ट अलग नज़र से देखना चाहते हैं, नए नज़र से देखना चाहते हैं, तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। हम अपने आप को नई चीज़ सीखने के लिए मोटिवेट करने चाहिए। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इस पूरे पिक्चर का जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है इंक्वायरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्वायरी? इंक्वायरी का मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कैन मेक अ डिफरेंस इन द वे चिल्ड्रन एक्वायर अंडरस्टैंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। इंक्वायरी मतलब ऐसा क्यों होता है, बच्चे पूछते हैं। तो अब मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया कि बॉल को हमने ऊपर फेंका और बॉल वापस नीचे आ गया, तो इसका बेस सबसे इजी क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। तो ये बच्चों को सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? बोले हाँ है ना। एक बच्चा बोलेगा अरे ये तो जादू है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरा बच्चा बोलेगा अरे यार ये तो फिजिक्स है। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? बोलिए। तो बच्चे जिस तरह से सीखते हैं उनका तरीका भी अलग होता है। तो बच्चे को हमें साइंटिफिक तरीके से सिखाना चाहिए, है ना? अनसाइंटिफिक तरीके से नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा बस होता है तो रट लो बात खत्म है, नहीं, आपको बताना पड़े। चलिए देखिए, जनरली अर्ली एज में हमें पता है ज़्यादातर जो है हमारा 6th से 7th क्लास तक बच्चों का डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। एट एन अर्ली एज स्टूडेंट्स पजल ओवर फेनोमेना ऑफ नेचर दे एनकाउंटर एंड आस्क मैनी क्वेश्चंस अबाउट देम। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ कि पापा, जैसे बच्चे ने पूछा पापा ठंड क्यों पड़ती है, पापा गर्मी क्यों लगती है, पापा बारिश क्यों होती है, अब बताइए। तो बोलेंगे चुपचाप खाना खाओ और जाओ जाके अपना पढ़ाई करो। अब या तो आप बताओ गर्मी क्यों पड़ती है, ठंड क्यों पड़ती है, बारिश क्यों होती है। आपको बताना पड़े इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, होता नहीं इवेपोरेशन प्रोसेस? रेन वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ता है, फिर ये ऊपर आकर बादल में जाके जमा हो जाता है, और फिर वही पानी वापस नीचे आता है। हम या तो बताएं उसको कि बेटा जो पानी जब बारिश होती है तो नदी में पानी जम जाता है, फिर उसमें धूप पड़ती है, फिर वो वेपर बन के आसमान में चला जाता है, और फिर आसमान से वापस वो रेन वाटर बन के नीचे आता है। अब या तो उसको हम सिखाएं या फिर 2 थप्पड़ मारें। ये बहस करते हो तुम मुझसे, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कि बारिश क्यों होती है। आप समझे बात को? तो जो नेचर मतलब जो प्रकृति है, क्योंकि बच्चे किसके साथ, नेचर के साथ रहते हैं ना। कभी बहुत जोर से बारिश होती है, कभी बारिश होती है, कभी होती ही नहीं है। इतने सारे सवाल का जवाब दें तो दें कैसे? नॉर्मल तरीके से तो नहीं दे सकते, हमें तो साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा कि नहीं? अभी जो हमने बात किया वो कौन सा कंसेप्ट था रेन वाटर का? ये था किसका? केमिस्ट्री का कंसेप्ट था। बोलिए हाँ है ना। जब हमने बॉल को उठाया और बाहर ऊपर फेंका नीचे आया, किसका कॉन्सेप्ट था? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? बोलिए यस और नो। तो बस यही है कि हमको किसी भी सवाल का जवाब बच्चों को साइंटिफिकली देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा होता है इंद्र भगवान रो रहे हैं इसलिए बारिश हो रही है। बताओ यार, कोई लॉजिक है इस बात का? इंद्र भगवान की शादी हो रही है इसलिए बारिश हो रही है। बताओ, ये दादी नानी के किस्से है जी, कोई लॉजिक है इस बात का? बच्चे समझ पाएंगे? तो मम्मी रो रही है तो फिर बारिश क्यों नहीं होती, इंद्र भगवान रोएंगे तो बारिश होगी, ये क्या बात होगी? अब बताओ, बच्चे इतने वाहियात क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ है ना। तो आपको साइंटिफिक तरीके से बताना चाहिए, तभी बच्चा आगे चल के इंटेलिजेंट बनेगा और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बन पाएगा। क्लियर है? हर चीज़ों के देखने के उसका नज़रिया ही बदल जाएगा जब हम बच्चों के अंदर ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डालेंगे। चलिए
अब देखिए दो तरीके की बातें हैं। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी दो तरीके से लाया जा सकता है। पहला, जब बच्चे वर्बली पूछते हैं तो, या फिर करके दिखाने के लिए बोलते हैं, तो बच्चे के अंदर जो क्वेश्चंस आती है वो क्यूरियोसिटी को इंडिकेट करता है। बच्चे जानने के लिए इंटेंसिव डिज़ायर रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और या तो वो ढूंढ के निकाल देते हैं। देखिए, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे ने वर्बली पूछा कोई चीज़ और आपने उस चीज़ को करके दिखा दिया, तो कौन सा बेहतर है? पूछा हुआ चीज़ को मुंह से पूछा, मुंह से ही जवाब दे दिया, लेकिन मुंह से पूछा और करके आपने दिखा दिया, तो कौन सा बेहतर है? करके दिखा तो दिया। जब आप करके दिखाओगे तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा जगेगा ना बच्चों में। हाँ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे यस। एग्जांपल लिए कि बच्चे ने बोला कि यार ये पोमोग्रेनेट क्या होता है सर, ठीक है, तो बोले बेटा, या बच्चे ने पूछा एप्पल क्या होता है, तो आपने एप्पल दिखा दिया फोटो उसका, छोटे बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चों को, है ना, फोटो किताब में फोटो दिखा दिया। लेकिन अगली बार क्या किया कि एप्पल मीठा होता है, ये स्वीट इन टेस्ट, तो बच्चे को ये तो पता है मीठा का टेस्ट होता कैसे है, बट एक दिन आप एप्पल क्लास में ले आए और बच्चों को खिलाया, तो बोलो बेटा कैसा लगा, तो बोले मीठा लगा, देखा इट इज स्वीट इन टेस्ट। अब बच्चा कब तक याद रखेगा इसको? किताब में पढ़ा हुआ एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट, या फिर खाने के बाद? बोलिए। उसको लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम याद रहेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि एप्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, बट ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने कोई फोटो दिखाया कि राइनासोरस कैसा होता है, राइनासोरस की आवाज़ कैसी होती है, मंकी कैसा होता है, मंकी की आवाज़ कैसी होती है, लेकिन आप एक वीडियो दिखा दिए जिसमें राइनासोरस था, या राइनासोरस को सामने ही लेके उसको जू लेके जाए जहाँ पे राइनासोरस था, तो बच्चे को कौन सा याद रहेगा? क्यूरियोसिटी कब? दिखाया गया था। दिखाया हुआ चीज़ रियल दिखाया तो बेस्ट है, वीडियो भी दिखाया तो भी अच्छा है। किताब वाली चीज़ें तो रटने वाली बात होगी, अच्छा जी ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, बात खत्म। तो क्यूरियोसिटी कैसे जागेगा? अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि चीता चीता जो है सबसे तेज दौड़ता है ना, लिपार्ड सबसे फास्ट रनिंग एनिमल है इन दिस वर्ल्ड, बहुत तेज दौड़ता है, मालूम है ना आपको? हाँ। तो अब इसको दो तरीके से आप सोच सकते हैं। कैसे? या तो हम इसको फोटो में दौड़ता हुआ देख लें, सिर्फ फोटो में, दूसरा वीडियो में दौड़ता हुआ देखें, और तीसरा रियल लाइफ में किसी क्लब में जाकर के देखें, या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके देखें। तो बताइए क्यूरियोसिटी को कब जागेगा? अब एक बच्चा देखा, चीता को देख लिया दौड़ते हुए, तो उसको और जानवरों में जानने की इंटरेस्ट होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। जो तो बस यही क्यूरियोसिटी डेवलप करने का बेस्ट तरीका है ना? जब आप क्या करोगे, हालांकि यहाँ तो हम साइंटिफिक तरीके से हम बात कर रहे हैं, है ना, कि साइंस का यूज़ करके हम क्यूरियोसिटी कैसे जगा। मैंने तो अभी बेसिक लेवल का बात किया, नॉन साइंटिफिक बात किया, है ना, लेकिन क्यूरियोसिटी के बारे में बात क्लियर हो गया। वैसे ही हमने बोला कि एक एप्पल है जो पेड़ से नीचे गिरा, है ना, वैसे ही वो चीज़ हम और भी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बॉटल को गिराएंगे वो भी नीचे ही जाएगा, मोबाइल गिराएंगे वो भी नीचे ही जाएगा, तो क्यूरियोसिटी जगह, हाँ या ना? कि हर चीज़ हाँ। धरती उसको खींचती है, चाहे वो एप्पल हो। न्यूटन ने तो एप्पल पे एक्सपेरिमेंट किया, हम तो उसको किसी भी चीज़ पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मोबाइल पे, मोबाइल लिया गिरा दिया, वो भी सेम लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। चलिए, दिस इज द फर्स्ट, क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट साइन ऑफ द एरोजल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं आपको इस बात के बारे में, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को साइंस का न्यूमेरिकल पसंद नहीं आता, मैथ्स पसंद नहीं आता, साइंस के न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आते। ऐसे बच्चे दो तरीके होते हैं। अगर किसी को साइंस से पसंद आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, साइंस के बारे में जानना, तो आगे चल के साइंस लेते हैं, एमएससी साइंस करते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो आर्ट्स लेते हैं, मतलब दूसरा फील्ड चूज करते हैं, क्योंकि उनके अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का क्यूरियोसिटी अगर नहीं है तो वो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। यस और नो?
तो एक यस। नेचुरल इंटरेस्ट होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मतलब एराउजल का मतलब इंक्रीज। ठीक। द ट्राइट्स नीड दैट नीड टू बी डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो वो कौन से क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चों के अंदर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। सो फर्स्ट इज परसिस्टेंट, मेरा फेवरेट वर्ड, फेवरेट, माय फेवरेट, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि कुछ दिनों तक आपको साइंस में इंटरेस्ट हुआ और फिर बाद में नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि सपोज कीजिए कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप एक काम करो, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक वक्त आएगा आपका काम हो जाएगा जो आप चाहते थे। जैसे थॉमस एडिसन का एक्सपेरिमेंट, अगर उसके पास पेशेंस नहीं होता, कंटिन्यूस परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी नहीं होती, परसिवरेंस नहीं होता, तो कभी बल्ब बना पाता? बोलिए, बना पाता क्या? सालों लग गए उसको, हाँ है ना? हाँ। तो अगर इतना वक्त नहीं देता, उसके पास पेशेंस नहीं होता, थॉरोनेस नहीं होता, टीनेसिटी नहीं होता, सिंगलनेस नहीं होता। सिंगलनेस का मतलब मैं खुद से ट्राई करूंगा, क्लियरिटी अबाउट द गोल, तब तक वो एक्सपेरिमेंट को कामयाब नहीं कर पाता। वैसे ही साइंटिफिक सक्सेस में परसिस्टेंस मस्ट कंटिन्यू बियॉन्ड रिसर्च एंड गो टू पब्लिकेशन। देखिए, अब दो चीज़ें हैं। बियॉन्ड रिसर्च का मतलब दो चीज़ें, पहला चीज़ कि कोई चीज़ पहले से एग्जिस्टिंग है इस दुनिया में, और दूसरा ये है कि हमें वो चीज़ ढूंढ के निकालना जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्लियर है ना? मतलब कोई नई चीज़ें ढूंढ के निकाल देंगी, यस और नो? क्लियर है? अब जरा सोचो आप, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, थॉमस एडिसन का बनाया हुआ बल्ब, टंगस्टन का यूज़ होता था, येलो बल्ब। क्या अब येलो बल्ब यूज़ होता है? घर पे तो नहीं होता, कहाँ होता है? पार्टीज वगैरह में होता है ना? फंक्शंस वगैरह में होता है, हेलोजन लाइट्स यूज होते हैं। लेकिन क्या हम लोग घर पे एलईडी लाइट यूज करते हैं या टंगस्टन वाला यूज करते हैं? बोलिए। एलईडी वाला। अब आप खुद ही बता दो कि जिसने भी ये देखा कि टंगस्टन से किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन एलईडी से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कम आता है, तो क्या वो टंगस्टन पे ही लोग रुके रहे या उससे आगे चले गए? उससे आगे चले उसके गए। आगे चले गए। इसका मतलब जो टंगस्टन पे जितना मेहनत किया गया, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा एलईडी निकालने वाले को। ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, करना तो पड़ा होगा, है ना? टंगस्टन के अलावा सोचना लोगों ने शुरू किया, यस और नो? पर्पस तो सॉल्व उससे भी हो रहा था, येलो बल्ब से, लेकिन लोगों ने उसके अलावा भी सोचना स्टार्ट किया। चलिए, नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब इंटरेस्ट। मैं एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूँ, उत्सुकता, यस, है ना? उत्सुकता, ठीक है। कुतूहल बोलते हैं, कुतूहल, कुतूहल ना। और मराठी में कुतूहल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। हाँ, तत्परता तो हो गया इमीडिएट वाला, जिज्ञासा, ठीक है। चलिए, जानने की जिज्ञासा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना? ठीक। चलिए, क्यूरियोसिटी, द डिजायर टू नो मोर and inquisitiveness that is not satisfied with shallow explanations is the key to scientific progress। जैसे मैंने छोटी सी बातें बताई आपको, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप और जानना चाहते हो उसके बारे में, है ना? क्या जानना चाहते? अपना नेचुरल इंटरेस्ट दिखाना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और जानना है इसके बारे में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी, और जानने का
जिज्ञासा होना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये एक ट्राइट है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज रेयर इन मोस्ट स्टूडेंट्स। देखिए हर बच्चा ना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता। कभी 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, या फिर कोई चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जब प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया तो मोटिवेटेड था, बट वो 2-4 बार उसको रिजल्ट्स नहीं मिले, एप्रिसिएशन नहीं मिला, रिजल्ट्स नहीं आए, तो डिमोटिवेट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जैसे एक बच्चा एक रॉकेट बनाना चाहता है, लेकिन देख रहा है उसका मोटर काम ही नहीं कर रहा, सारे ट्राई कर लिए उसने, फिर डिमोटिवेट हो गया। ऐसा कब होता है मैं बताऊँ? सिंगल माइंडेड ड्राइव, जब आप खुद अकेले ही ट्राई करते हो, ठीक है। अब अकेले अनडाउटली इंक्रीजेज एफर्ट। जब आप अकेले स्टार्ट करते हो तो सिंगल मोटिवेटेड तो रहते हो कि यार मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। और आपको एक बात बता दूँ, जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बेटर रिजल्ट्स कर सकते हैं देन दोज स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर इंटरनल ड्राइव। कुछ बच्चों को लगता है यार मेरे अकेले से तो नहीं होगा, मुझे तो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं यार मैं तो कर लूँगा। मतलब क्या हुआ? एक बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड कि मैं कर लूँगा, किसी भी हालत में कर लूँगा, और दूसरा ये होता है कि 2-4 फेल्योर के बाद कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं, और उनको लगता है अकेले मेरे से नहीं होगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फोकस। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपका एम्बिशन के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए, तो नेचुरल बात है। बट यहाँ पे हम बात करें साइंटिफिकली। साइंटिफिकली अगर आप कोई साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, साइंस का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपका फोकस इज उसी पे होना चाहिए। मतलब फोकस इज द एबिलिटी टू स्पॉट द क्रक्स एमंग डिटेल्स एंड देन स्टे कंसंट्रेटेड ऑन इट। तो अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, ठीक है। तो आपका फोकस अगर ये है तो आपका कंसंट्रेशन इसी पे होना चाहिए। क्रक्स मतलब बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के क्रक्स, फोकस एक जगह पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनका फोकस उसी प्रोजेक्ट पे होना चाहिए। फोकस एश्योर्स दैट द टारगेट रिसीव्स ऑल द अटेंशन नीडेड। मतलब आप जो टारगेट करना चाह रहे हो, आपका पूरा का पूरा फोकस इस पर ही होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ फोकस is evidenced by tendency towards incompleteness, inefficiency, overlooked significant details and panic reaction to setbacks। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी नाइस पॉइंट। देखिए अगर फोकस नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा? पहली बात, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रही हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम तो दे रही है, लेकिन साथ साथ में आपको क्या लगता है कि मैं यूजीसी का भी एग्ज़ाम दे दूंगी, मैं इसका भी एग्ज़ाम दे दूंगी, मैं गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम दूँ, मैं आईएएस का भी तैयारी करूंगी, मैं इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगी, मैं प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ा लूँगी, मैं हिंदी भी पढ़ा लूँगी। मतलब आपका फोकस अलग अलग जगह चला गया। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? एक ही एग्ज़ाम पे होना चाहिए। बोले हाँ या नहीं? अब इसके पीछे ये है कि अगर आप सीटेट पे ही फोकस किए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट का ही करोगे, किसी दूसरे एग्ज़ाम का नहीं करोगे। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप ऐसा फोकस आपका हटा तो याद रखिएगा आपका टारगेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, यानी अधूरा रह जाएगा, थोड़े नंबर मार्क्स से नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आपका। इनएफिशिएंसी, फोकस हटा तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो बहुत अच्छा काम किया, बट आखिरी के 2 महीने जब एग्जाम के दिन थे तो आप इनएफिशिएंसी दिखाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे, या फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इफिशिएंसी घट जाएगी। जहाँ 12 घंटे पढ़ाई करते थे अब 4 घंटे ही कर रहे हो, फिर 2 घंटे कर रहे हो, फिर कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो। ओवरलुक्ड, मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ओवरलुक्ड सिग्निफिकेंट डिफेंस। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, और जो फालतू फालतू चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, या फालतू फालतू चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। पता चला इंस्टाग्राम में कोई मोटिवेशन वीडियो लेकर के देखने लग गए। आपको सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए कि मोटिवेट करने के लिए इंस्टाग्राम की वीडियोस देखनी चाहिए?
आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, इसमें सेल्फ डिमोटिवेशन की क्या बात है। आपको फोकस रखना पड़ेगा एक जगह पे, नहीं कोई आके आपको मोटिवेट करेगा तो कोई लॉजिक नहीं इस बात। दूसरा, जब आपके मॉक्स में मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो आपको किससे फोकस करना चाहिए, जो आपके वीक एरियाज हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, यार ये मेरे को नहीं आता, ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आता, ये चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं इसके बारे में डाउट्स पूछूंगी या मैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगी। लोग क्या करते हैं, फोकस हट जाता है उनका, जब बहुत सारी चीज़ें वो करने लग जाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पैनिक करने लग जाते हैं, अरे यार इतना इजी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, अब कैसे मैं बाकी क्वेश्चन करूँगी, है ना। तो ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल दिया। वैसे ही प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे एक बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे रॉकेट बनाना है साइंस प्रोजेक्ट में, अब उसको लगा नहीं यार रॉकेट को छोड़ो, मुझे रिमोट कंट्रोल बनाना है, गेम बनाना है। फिर उसका फोकस हट गया कि नहीं यार गेम तो बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मूविंग कार बनाता हूँ। अब सोचा था पहले सोचा क्या उसने कि मुझे रॉकेट बनाना है, फिर उसने क्या सोचा, एक फास्ट मूविंग कार बनाना है, फिर उसने क्या सोचा, नहीं नहीं पानी पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक छोटा सा मॉडल बनाना है। अब बताओ यार वो किसी में सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि सबके लिए अलग अलग रिसोर्स लगेगा। अब बोलेगा मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क कैसे होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो मुझे बनाना है। अब बताइए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फोकस उसका हट गया। स्टार्टिंग से ही दो चार बार जब फेल हुआ रॉकेट बनाने में, उसी पे फोकस करता तो उसका रॉकेट उड़ जाता। ड्रोन बनाना चाह रहा था, ड्रोन बन जाता उसका। आपने थ्री इडियट्स पिक्चर में देखा था ना, वो ड्रोन बनाना चाहता था, उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, है ना, वीरू सहस्त्र बुद्धे ने, अब वो सुसाइड कर लिया। अब यही चीज़ पे फोकस कौन किया, आमिर खान किया, ठीक है, और उसने वो ड्रोन कंप्लीट कर दिया। ये मामला है। तो फोकस हमेशा एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज नेसेसरी फॉर इंसाइट एंड इवन फॉर द एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज इंट्रिंसिक टू मोस्ट स्टूडेंट्स। देखिए इमेजिनेशन मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आपने पढ़ा उसके बारे में दिन भर सोचा। क्या बोला? जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके बारे में दिन भर सोचते रहो। इंसाइट का मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे तो उसके अंदर की जो बेसिक इंटरनल इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसका पता चलेगा। और लाइफ में हो या प्रोजेक्ट में हो या साइंस में हो, हर डे हमारे सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर दिन, ठीक है। और ये चीज़ें जो है बहुत सारे बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और कुछ लोग इमेजिन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में बाद में फ्री टाइम में सोचो कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बच्चे बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो आपको सोचना भी तो पड़ेगा ना कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, करेक्ट। तो सोचना भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर यूजुअली इमेजिनेटिव, अनयूजुअली, क्या लिखा, अनयूजुअली इमेजिनेटिव। देखिए अनयूजुअली, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा मजाक वाला एग्जाम्पल दिया इन एग्जामिनर ने, राइटर ने। अनयूजुअली इमेजिनेटिव मतलब हर बच्चा के अंदर कुछ ना कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं, वो कुछ ही कुछ सोचते रहते हैं। हर बच्चा के अंदर इमेजिनेशन तो होता ही होता है, क्योंकि अगर वो इमेजिन नहीं करेंगे ना तो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, और सोचेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। तो जो हजारों सवाल पूछते हैं कैसे पूछते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन के अंदर आता है उनके, है ना। नेक्स्ट, व्हेन इमेजिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन? इमेजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं इमेजिनेशन? या इमेजिनेशन का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? बोलिए। देखिए इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति। मराठी में इसको क्या बोलते हैं? कल्पना शक्ति। कल्पना मतलब मैं वो चीज बनाऊंगा ना मम्मी जो दुनिया में सोचे भी नहीं होंगे लोग। क्लियर है? बोलिए हाँ है ना। अब जैसे कि राइट ब्रदर्स जब वो क्या बना रहे थे, हवाई जहाज, कोई सोचा था इस दुनिया में
कि लोग एक दिन हवाई जहाज से उड़ेंगे? कोई सोचा था? कल्पना से परे, मतलब सोच भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मैं एक छोटा सा बात करता हूँ, बहुत आपके लिए बात करता हूँ। जैसे कि आप अपनी, जैसे मान लो आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए, पिछले साल आप फेल हो गए एक दो नंबर से, लेकिन इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए और आप रैंक वन ले आए। क्या ले आए? रैंक वन। क्या लेकर आ गए? रैंक वन। ये आप सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। या फिर आपने दुनिया को बोल दिया मैं रैंक वन लाऊंगी, तो बोलते पास तो हो नहीं रही, रैंक वन लाएंगे। अब बताओ, दुनिया के सोच से ही आपने कमाल कर दिया। यस और नो? ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके या कोई इंटरनेशनल स्कूल में जाकर के आप उसके क्या बन गए? ट्रस्टी। मतलब एक टीचर जो एक बेसिक स्कूल में पढ़ाती थी, है ना, जिसका सीटेट का एक दो नंबर से रह जा रहा था, ठीक है, मैं आपके बारे में बात नहीं करूँ, मैं किसी के बारे में बात करूँ नॉर्मल, वो टीचर एक दिन जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गई। बताओ, कैम्ब्रिज स्कूल की, कितनी बड़ी बात है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अमेरिका है, लंदन, सॉरी, ब्रिटिश ब्रिटिश करिकुलम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ गई, तो इतना मतलब बढ़िया कर गई वो। कितनी बड़ी बात है, कोई इमेजिन कर सकता है कि कैम्ब्रिज बोर्ड की डायरेक्टर बन जाओ आप, इंडिया डायरेक्टर, या कैम्ब्रिज बोर्ड की चेयरमैन बन जाओ कैम्ब्रिज स्कूल की। बताओ कितनी बड़ी बात है। पूरा इंडिया का कैम्ब्रिज, पूरे वर्ल्ड का कैम्ब्रिज की आप चेयरमैन बन जाओ, कितनी बड़ी बात है। मेरी सोच तो ऐसी ही है, आप देख लो अपना। सॉरी, नहीं समझे बात, थोड़ा सा साउंड अलग का है तो बताइए आप। कि मुझे कैम्ब्रिज स्कूल में, छोटा सा स्कूल में नहीं पढ़ाना, कोई छोटा मोटा एक ही स्कूल में इंटरनेशनल में, मुझे तो कैम्ब्रिज का डायरेक्टर बनना है। मुझे रैंक वन लाना है सीटेट एग्जाम में, ताकि इज्जत हो मेरा कहीं मैं जाऊँ तो। और मैं कल मैं लंदन जाने के लिए बोलूँ तो 5 लोग रोकने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि मैं तो सीटेट टॉपर हूँ जी। बोलो हाँ ना? तो ये बात दुनिया को बता दो कि मैं सीटेट के रैंक वन लाने वाली लड़की हूँ। और मेरा फोकस भी सीटेट में रैंक वन लाने पे है, फेल होने की तो बात ही नहीं होगी। आपका फोकस अगर अच्छा रहेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे कि मुझे कैम्ब्रिज स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनना है, तो मुझे इंडिया में तो धमाका मचाना ही पड़ेगा। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मेरा फोकस क्लियर है, मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। और इमेजिनेशन ऐसा है कि कैम्ब्रिज स्कूल में पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम आएगा, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आएगा, करंट अफेयर्स में लोग पढ़ेंगे मेरे बारे में। तो सोचो, आपको इमेजिनेशन देख रहे हो कहाँ जा रहा है। मतलब वैसे तो मैं 2 4 बार बोला भी हूँ आपको, राइट राइट। ये सोच, थिंक बिग, ड्रीम बिग। छोटा सोचना ही नहीं है, छोटा सोचना ही नहीं है। फेल होने की तो बात ही छोड़ो, एक दो नंबर कटेगा तो कटेगा, नहीं तो फुल आउट ऑफ फुल लेके आऊंगी। चाहे उसके लिए मुझे 16 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े, घर का जिम्मेदारी के साथ भी मैं रैंक लाऊंगी टॉप 10 इंडिया में। ये है सेल्फ मोटिवेटेड, है ना, इरिस्पेक्टिव द प्रॉब्लम्स विच कम्स इन योर लाइफ। इंटरनल ड्राइव एकदम स्ट्रांग है। कोई अभी 25 लोग बोलेगा ना तुमसे नहीं होगा यार, तुम इतना काम करती हो, पढ़ाई नहीं करती, क्या सिलेक्शन होगा तुम्हारा? तो लोगों को बोल देना है, तू, मैं 2 घंटा पढ़ूंगी, तू 12 घंटा पढ़ेगी, बराबर होगा, मेरा इंटेलिजेंट लेवल हाई है। ये मेरा इमेजिनेशन भी बोल रहा है और मेरा फोकस भी बोल रहा है। पढ़ाई करते समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तुम्हारा होता है क्या? तुम 4 घंटा पढ़ोगी, मैं आधा घंटा पढ़ूंगी, बराबर है। अब बताओ, ये कौन बोल पाएगा? वो जो सेल्फ मोटिवेटेड, वो कौन बोल पाएगा जिसका फोकस क्लियर है? और वो कौन बोलेगा जिसका इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल का है? हाई स्टीम के लोग, बराबर कि नहीं? आपने पढ़ा भी है हाई स्टीम के बारे में, है ना? इफ आई बिलोंग टू ए हाई स्टीम पर्सन, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू नथिंग लाइक दैट, राइट? ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर यूजुअली अनयूजुअल अनइमेजिनेटिव, यूजुअली इमेजिनेटिव। व्हेन इमेजिनेशन इज कंबाइंड विथ बोथ विल, याद रखें, विल मतलब, विल का मतलब क्या होता है? खुद से करने की जिज्ञासा, है ना? हाँ हाँ, विल पावर, विल पावर, नहीं नहीं नहीं, विल पावर होता है ना, विल पर तो, हाँ, कार्य शक्ति, हाँ, है ना, किसी चीज को करने की जिज्ञासा
तो हो गया क्यूरियोसिटी। तो विल पावर का मतलब क्या होता है? विल पावर का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति, करने का मन है कि नहीं, कि ऐसे ही नहीं लोग कह रहे हैं तो करना चाहिए, अच्छी चीज, ऐसा नहीं। विल पावर, वो एकदम स्ट्रांग विल है मेरा, करना है तो करना है, क्लियर हूं मैं क्यों कर रहा हूं। When imagination is combined with both will and a vision of what is achievable, the results are good. मतलब आप ऐसा शक्तिमान मत बन जाना कि आसमान पे मैं बिल्डिंग पर से कूदूंगी अब मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी वाहियात चीजें नहीं सोचनी है आपको। शक्ति शक्ति शक्तिमान ऐसी बातें नहीं सोचनी है आपको। इमेजिनेशन ऐसे रखना है, अपना इच्छा शक्ति स्ट्रांग रखना है, और आपका विजन वो होना चाहिए जो अचीवेबल हो। क्या हो? अचीवेबल हो, तो आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो रिजल्ट क्या आएंगे? अच्छे आएंगे। अब एग्जांपल लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि आपको 10 दिन के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, तो आप बन जाओगे 10 दिन के अंदर अमेरिका का प्रेसिडेंट? बोलो। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, बट मुझे एक हफ्ता में अमेरिका प्रेसिडेंट बन के बताओ, नैना आप बना दोगी, बन पाओगी? एक हफ्ता में, अगले संडे में, अगले मंडे को मैं आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट देखना चाहता हूँ, क्या बन पाओगे? बोलो। अरे बन पाओगे अगले हफ्ता? अगले हफ्ते चलो एक काम करो, परसों ही ज्वाइन कर लो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है जी। अमेरिका छोड़ो, इंडिया का ही बन लो, चलो। शाम कर सक, अरे लेकिन कैसा होएगा? अचीवेबल 2 दिन में कैसा होएगा? आपका विजन, अरे बस यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अचीवेबल होना चाहिए। तो पहले आपको पीआर का अप्लाई करना पड़ेगा, परमानेंट रेसिडेंटशिप अमेरिका का, और उसको भी होने में कम से कम एक हफ्ता तो लग जाएगा। तो परसों तक कैसे बनोगे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? और आपका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, जो लोग 10 साल पहले अमेरिका जा चुके हैं, रह चुके हैं, है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वर्क कर चुके हैं, अमेरिका के लोगों के साथ कर चुके हैं, उनके साथ वर्क किए हैं, है ना, तो शायद वो बन सके। बट अचीवेबल का मतलब ऐसे कोई वर्क आपने पहले से कर रखा है, प्रायर एक्सपीरियंस है आपका, है नहीं तो कोई मतलब ऐसा हो जाएगा एकाएक आपको कल फ़ोन किया ट्रंप ने कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, नहीं ना आप ज्वाइन कर लो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कोई लॉजिक है इस बात का? है? तो ये तो विज़न भी जो है, विल पावर चाहे आपका भर भर के बड़ा, नहीं मैं कल ही बन के दिखाऊंगी, इस विल का कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। आपके विल तो बहुत स्ट्रांग है, बट अचीवेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप 10 साल उस पर काम करो, तो हो सकता है 11वें साल हम आपको देख पाए। यस और नो? चलिए, नेक्स्ट है डिजायर टू इम्प्रूव। डिजायर टू इम्प्रूव ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अपनी कमियों को ढूंढ कर उसको ठीक करना, सही करना। डिजायर टू इम्प्रूव कुड बी एन इंपॉर्टेंट स्टिमुलस, motivating factor to scientific insight, because it leads to trial of a variety of different behaviors like curiosity, dissatisfaction, certainly is a stimulus to scientific progress। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे मैथ्स, है ना, एक बार क्या हुआ, मुझे मैथ्स में 81 मार्क्स आया। सबसे लोएस्ट मार्क्स जो मुझे आया मैथ्स में, वो कितना आया था? 81। ठीक है, तो मेरे घर वाले सेटिस्फाइड नहीं थे, तो समझ में आ ही गया, बट मुझे भी लगा कि यार मैं 90 प्लस 90 मार्क्स तो ला सकता था अगर मैं छोटी छोटी गलतियां नहीं करता, तो ये स्टेप भी ऐसा करता तो वैसा करता। मैंने इस पर काम करना शुरू किया, फिर मुझे 89 आया, 88 आया सॉरी, फिर 94 आया, फिर 99 आया, फिर मुझे 100 आया। आप देखो क्या पैटर्न था, 81 से 88, 88 से 94, 94 से 99 और फिर 100 में 100। क्या मैं पहले ही मैंने यही सोच लिया था कि मैं 100 ला सकता हूँ, लेकिन मैं ला नहीं पा रहा था। 4 साल मुझे लग गए 100 से 100 तक पहुँचने में। बोलिए हाँ है ना? तो मैं क्या कर रहा था? इम्प्रूव कर रहा था। यस और नो? तो पहले मैं वो क्वेश्चंस करता था जो बुक के अंदर होते थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन टीचर इतना टफ देते थे, ऐसा ट्रिकी देते थे, जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे करूं। तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया,
कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, स्क्वायर रूट कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, क्यूब रूट कर देगा, पावर 10 कर देगा, एक्स के पावर 10 कर देगा, एक्स के पावर 100 कर देगा, एक्स के पावर 1000 कर देगा, और क्या कर सकता है एग्जामिनर। और ऐसा ही हुआ, एक्स के पावर 99 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 99 की वैल्यू अगर 2 है तो बताइए एक्स के पावर 1001 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1001 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी क्या होगी। तो x की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दो, 1 प्लस 1, 1 के पावर 199 1, 1 प्लस 1 2, इसका भी वैल्यू 1 के पावर 1001, 1 प्लस 1 2, तो आंसर आ गया 2। और ये क्वेश्चन देख के ही बच्चा डर नहीं जाएगा क्या, यार हम तो अभी तक तो एक्स स्क्वायर प्लस पढ़े थे, एक्स क्यूब पढ़े थे, आ गया एक्स के पावर 99, तो बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए आएगा ना। लेकिन फिर हमारे जो ओलंपियाड के ट्रेनर थे उन्होंने हमारे लेवल ऑफ सोच ही बदल दिया, हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ और हमने खुद से सेल्फ डिपेंडेंट सोचना स्टार्ट किया, हर चीज़ टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रह गए, फिर हमने अपने सोचने के तरीके बदले, बस यही हुआ, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक इंसाइट। अलग अलग पैटर्न, उसी तरह से अलग अलग बिहेवियर, क्यूरियोसिटी, डिससेटिस्फैक्शन सर्टेनली। देखिए अब जैसे कि मेरे को अगर 81 आया तो मुझे 100 क्यों लाना था, अगर मेरे घर वाले खुश होते 81 में तो मैं 81 82 83 से खुश था, लेकिन मैं डिससेटिस्फाइड था तभी तो मैंने 100 में 100 लाने की कोशिश की ना, बोलिए। दूसरा केस, जैसे छोटा सा मैंने साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया, रॉकेट बनाया, और वो 10 मीटर गया और बंद हो गया, और मैं इतना बड़ा इंटरनेशनल म्यूजियम में ले जाऊंगा और 1 मीटर में जाके बंद हो जाएगा, और दूसरे बंदे को मैंने देखा उसने रॉकेट बनाया, उड़ा और कितने दूर तक गया, 500 मीटर तक, तो बताइए मैं खुश रहूंगा कभी जिंदगी में अपने आप अपने काम को देख के, तो मैं डिससेटिस्फाइड रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बोलिए। यार उसने तो कमाल कर दिया, फिर मैं पूछूंगा कि भाई कैसे किया, तो दैट इज कॉल्ड डिजायर टू इम्प्रूव। नहीं तो कुछ लोग क्या है, उसने किया तो किया, मैंने किया तो किया, ये मेरी, मैं खुश हूँ एंड ही शुड बी हैप्पी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ज़्यादा करे या नहीं करे। तो मैं डिससेटिस्फाइड हुआ तभी ना, मैं नया उसके सामने गया, उसको रिक्वेस्ट किया, भाई बताओ कौन सा बैटरी यूज़ किए हो, कैसे गया, कौन सा रजिस्टर्स यूज़ किए हो, ये मेरे लिए स्टिमुलस था। क्या था, स्टिमुलस, मोटिवेशन था, रिजल्ट था कि मैं साइंटिफिक। फिर उसने बोला अरे यार ये तो अल्ट्रा बैटरी आता है, ये वाला बैटरी यूज़ करो, तो मैंने कुछ सीखा ना, और नहीं तो मैं अपने काम से सेटिस्फाइड होता तो मैं क्यों सीखता। यस और नो, क्लियर है। साइंस एग्जीबिशन में आप देखते भी हैं ऐसा होता है, क्लियर है। चलिए, देखा है ना, तो हर लोग के प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट इतने अच्छे होते हैं कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता, जबकि पता चलता है ये बच्चों ने खुद से ट्राई किया, क्यूरियोसिटी से डेवलप करके, है ना। चलिए, और द लास्ट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस fosters a willingness to face challenges and a constructive optimism relatively free of worries of others and about whether the problem can be solved। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली बात, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले, चाहे हम किसी साइंस का प्रोजेक्ट कर रहे हों या किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हो, तो इसमें दो तरह की बात होती है, या तो हम गिव अप कर दें या फिर कंटिन्यू करें। अब सवाल ये होता है कि गिव अप करना तो एक नेगेटिव बात है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करें और इस बात की क्या गारंटी है कि हमें फिर से सक्सेस मिलेगा। ऐसे केस में हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, ट्रस्ट ऑन गॉड, कर्म पे ध्यान दो, फल पे चिंता ना करो, मेहनत करो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब इसी बात को बोलते हैं होप। क्या बोलते हैं, होप। और होप कब, तो वही रहेगा, लेकिन पहले होप तो इंपॉर्टेंट है ना। मैं डायरेक्ट कॉन्फिडेंट बोलना नहीं, डायरेक्ट नहीं आ रहा हूं, मैं पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है, होगा, जरूर होगा, इसी का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है। अब यहां पे दो तरह की बात है, एक है कॉन्फिडेंस और दूसरा है ट्रस्ट
और तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आप बताइए इस दोनों में क्या फ़र्क है, इस तीनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉन्फिडेंस जो है ना, जैसे कि आपकी मम्मी बोलती है मेरी बेटी इस साल 100% इतना मेहनत कर रही है, वो 10-10 घंटे, वो 100% सीटेट का एग्ज़ाम पास कर जाएगी। या स्कूल का कोई बच्चा 10th, मेरा बच्चा ज़रूर 80% मार्क्स लाएगा। तो पिताजी का बच्चे के ऊपर होना, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आप अपने बेटे पे, आप अपने हस्बैंड पे, आप अपनी मम्मी पे ट्रस्ट करते हो या कॉन्फिडेंट हो कि वो उस काम को कर लेंगे। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस का मतलब दूसरों के लिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद के लिए। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि वो कर लेगा, हो सकता है किसी की ज़रूरत पड़े उसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब मैं अपने बलबूते पे ही कर लूँगा, मुझे ज़रूरत किसी की पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती। क्लियर है? बोलिए हाँ या नहीं। तो ये आज क्लियर रख ले हो आप कि कॉन्फिडेंस का मतलब मैं कर लूँगा, थोड़ा रवि सर से पढ़ लूँगा, थोड़ा मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगी, मैं प्रीवियस ईयर की किताब कर लूँगी, मैं कर लूँगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे अगर कोई मदद नहीं भी करेगा तो मैं अपने बलबूते पे भी कर लूँगी, चाहे मुझे कोई मदद करे या ना करे। क्लियर है? आपको क्या लगता है सीटेट का एग्जाम के लिए कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं जो बिना किसी हेल्प के, किसी टीचर के हेल्प के, सेल्फ स्टडी किताब से पढ़ के पास किए हो? यूट्यूब से भी वीडियो नहीं देखा, चलो कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्या लगता है आपको सीटेट का क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे वो लोग? किए होंगे? सेल्फ 100% किए होंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये जो था सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन आप पे मैं भरोसा करता हूँ कि नैना मैम जो है इस बार 100% सेलेक्ट ले लेंगी। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का खुद के लिए होता है, तो आपका आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरा आपके लिए कॉन्फिडेंस है। यस सोनू? हाँ ये ये बात है। दूसरा, अब एक वर्ड है ट्रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? ट्रस्ट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? बहुत फेमस वर्ड है ये। विश्वास खुद। अब उस विश्वास खुद पर को बोलते हैं सेल्फ ट्रस्ट। देखिए, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास तो आएगा लेकिन ट्रस्ट का, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, सेल्फ ट्रस्ट में एक चीज आता है, एक्सपीरियंस। क्या आता है? एक्सपीरियंस। कॉन्फिडेंस में हो सकता है एक्सपीरियंस हो या ना हो। क्या बोला मैंने? मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ मान लो, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप पेपर क्लियर कर लोगे, और मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप पास कर जाओगे। इसका मतलब मैंने आपको और भी एग्ज़ाम्स पास करते हुए देखा है। मैंने ही पढ़ाया, एक एग्ज़ाम दिया, पास कर गए, दूसरा मैंने ही पढ़ाया, दूसरा एग्ज़ाम दिया, पास कर गया, तो मुझे आपसे ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट के लिए बार बार किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए कोई चीज़ का बार बार हो ज़रूरी नहीं है, पहली बार में भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट के लिए किसी चीज़ का रिपीटेटिव एक्टिविटी होना चाहिए। बोलते हैं ना मुझे तुम पर भरोसा है, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुमने सक्सेसफुली ट्रस्ट रखा और मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम खड़े उतरे। कॉन्फिडेंस मतलब पहली बार भी हो सकता है कि पहली बार एग्जाम किया, पास कर गए। ट्रस्ट का मतलब ऐसे और भी एग्जाम्स थे जो तुमने पास किए, तो मुझे ट्रस्ट है ये भी एग्जाम तुम निकाल लोगे। क्लियर हुआ हाँ या ना? तो ट्रस्ट के लिए चीज़ें रिपीटेड होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस पहली बार भी हो सकता है किसी का दूसरे के ऊपर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब पहली बार एग्जाम दिया, खुद से पढ़ा, किसी का हेल्प नहीं लिया, पास कर गया। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये हो रहा है कि ऐसे एग्जाम्स में पहले भी दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ और पहले भी पास की हूँ, तो इस बार भी पास करूँगी। समझे कि नहीं समझे? बोलिए हाँ या ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस?
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज ए डिफरेंट वर्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए डिफरेंट वर्ड। क्लियर है? मैं बोल दूंगा कि यार आप रैंक 1 लाओगे सीटेट में, तो बताइए ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर? कॉन्फिडेंस। अब मैं बोलूंगा कि मैंने अगर पढ़ाया है तो आप सीटेट पास करोगे ही करोगे, तो ये मेरा क्या है? कॉन्फिडेंस है। मैंने पढ़ाया तो आप पास गारंटी करोगे, तो ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है? सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे मेरे टीचिंग पे भरोसा है कि मेरे जो नोट्स हैं जो भी है तो वैसा। ठीक है, अब उस केस में भी हो सकता है 1% कि शायद अगर आप किसके वजह से फेल हो सकते हो, तो पहला, अगर आप अपने मिस्टेक्स क्वेश्चन कर रहे हो और आप इग्नोर कर देते हो, छोड़ो यार ये क्वेश्चन छोड़ दें एग्जाम में, आपका इमेजिनेशन, पास होने का इमेजिनेशन ही नहीं है, फोकस, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड खुद आप नहीं हो, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ काम करेगा? नहीं करेगा ना। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि हर क्वालिटीज एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? बोलिए हाँ है ना। हाँ। चलिए, बोथ सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस are needed if students want to lead a scientific discipline into a new productive directions rather than just following the majority। पूरी दुनिया एक ही तरीके से सॉल्व कर रही है, ट्रांजिस्टर्स लगा रही है, तो सब ट्रांजिस्टर लगा रहे तो मैं भी लगाऊंगा, ऐसा नहीं मैं रजिस्टर्स लगाऊंगा। हो सकता है ना, ये साइंस की बात की हमने। तो इसमें दोनों चीज़ होना चाहिए। पहली बात कि जो आप कर रहे हो आप मोटिवेटेड रहो कि ये मैं कंटिन्यू कब तक करते रहूँगा जब तक मुझे सक्सेस ना मिले। और सेल्फ कॉन्फिडेंट इसलिए लड़ना है क्योंकि मुझे गारंटी सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा। तो मोटिवेशन का मतलब होता है कि मैं कंटिन्यूअस करते रहूँगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी फाइनल रिजल्ट। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस का मतलब खुद से कर लेंगे, हेल्प मिले तो भला, नहीं मिले तो भला। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे क्यों करना है, वाई, ये मुझे क्यों करना है, कब तक करना है। क्लियर है? हाँ है ना। दूसरा पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्पायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओपिनियंस बाय अदर्स in spite of the claims that they are influenced only by the evidence, not by the presentation। देखिए बात, देखिए ये यहाँ पे क्या आया, देखिए मैंने आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ जो हमने बोला, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्पायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओपिनियंस बाय अदर्स। मतलब किसी ने कहा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपके अंदर वो बात आ गई, यार लोग ने कहा तो मुझे तो लग ही रहा है मेरे से हो जाएगा, क्योंकि लोग गलत कैसे हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। अब मान लो कि कभी कभी बोलते हैं ना मेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खराब हो गया, बोला क्यों? यार 100 लोग में से मिला 99 लोग तो बोलते मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ गई। होता है नहीं होता है? बोलिए। मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कर लूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं होगा, तो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या हो गई? 16 का स्क्वायर आता ही नहीं, चले हैं 16 के पावर 9 निकालने के लिए, तो मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। तो इस केस में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें इंस्पायर करता है कि दूसरे की ओपिनियन को आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि लोग सही कर रहे हैं, अगर कमी है तो दूर करो, नहीं है तो आप ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। जैसे मैंने बोला कि आपको सारे थ्योरी का नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि आप भूल जाते हो, तो ये बताओ मैं आपको आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ या फिर आपकी इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ? मैं 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 आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप कोई भी थ्योरी जल्दी याद नहीं रख पाते हो, भूल जाते हो, तो आप नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। अब ये मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूँ लोगों के सामने या फिर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप भूलने के लिए आप कैसे बच सकते
तो ओपिनियन दे रहा हूँ ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि ईगो पे लेंगे, अरे भाई सर मेरे को बेइज्जती कर दी सबके सामने। अगर ये कोई कर रहा है तो इसका मतलब याद रखिएगा, वो जिंदगी में साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसने उसने क्या हो गया, वो फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो गया, है ना। क्लियर है। और इसमें मैंने पहले भी बोल रखा था क्या, कि उसका फोकस एक जगह बना रहना चाहिए, उनका इंटरनल ड्राइव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी ने निगेटिव बोला है तो मैंने बोला था डिजायर टू क्या, बताया था ना, इम्प्रूव, यस और नो, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। मल्टीपल टाइम्स रिवार्डिंग लैंग्वेज के सेल्फ डिपेंडेंट थॉट। हाँ ये वाला पॉइंट मुझे बताना था, वो डिमेरिट्स। तो अगर मैं आपके अंदर कुछ कमी निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका ईगो हर्ट करना चाह रहा हूँ, आपकी कमियां बता रहा हूँ कि आप भूल जाते हो, तो आप कैसे दूर करोगे, लिखो सारे थ्योरीज को, अब बार बार रिवीजन करो, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट, और वैसे भी टीचर ना कभी स्टूडेंट का इंसल्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स हो सकता है डिमोटिवेट करे, बट टीचर्स कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते, वो बोलते इस तरीके से हैं कि बच्चे बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रैशनल थिंकिंग नहीं है ना, क्यों बोला, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना बच्चों में। और ये लॉजिकल, कुछ टीचर्स को लॉजिकल थिंकिंग डालनी चाहिए, वो तो पिटाई कुटाई करना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है वैसे टीचर का। लेकिन कुछ बच्चे लॉजिकल थिंकिंग है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं उनको, तो कूट के ही ठीक करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, पनिशमेंट मिलेगा, है ना। क्योंकि हर बच्चों के अंदर रैशनल थिंकिंग हो, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो थोड़ा, लेकिन मेरा मेरे ख्याल से आप पनिशमेंट की जगह पे रिवार्ड को इंट्रोड्यूस करो, पनिशमेंट की जगह पे क्या डालो, रिवार्ड। तो रिवार्ड इज ए ड्राइविंग फोर्स, पनिशमेंट इज ए निगेटिव फोर्स, बराबर कि नहीं? इसीलिए कुछ स्कूल्स में क्या बैन कर दिया गया, पीटना बैन कर दिया, क्योंकि आज पीटोगे अगला दिन बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, तो क्या करोगे आप, बोलो। जिद करने लगे, जाना ही नहीं स्कूल, छत पर से कूद जाएगा, आत्महत्या कर ले, क्या कर लोगे आप, स्कूल में पीटा, बेइज्जती किया, बच्चा फांसी लगा लिया, लो क्या कर लोगे आप, किसकी गलती है, टीचर ने तो बेइज्जती थोड़ी सी की थी, नालायक है, पढ़ाई नहीं करता, दिन भर टाइम पास करता रहता है, खेलता रहता है, अब वो दिल पे ले लिया उस चीज को और आत्महत्या कर लिया, तो पेरेंट्स किसको, पेरेंट्स और प्रिंसिपल किसकी वाट लगाएंगे बताइए, टीचर की लगाएंगे। बोले सर मैं तो नॉर्मली डांट रही थी, तो बच्चे ने क्या किया, उस ओपिनियन में सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी धज्जियां उड़ गई, ये नहीं होना चाहिए। आपको कौन सा यूज करना है, उसकी कमियों को निकालो, उसको इम्प्रूव करने का तरीका बताओ, और दूसरा रिवॉर्ड वाला यूज करो, पनिशमेंट। अब देखो ना कि ट्रायड्स डेवलप करने के लिए कहीं पनिशमेंट की बात की गई है क्या, बताओ कहीं पे, टू एक्सेप्ट डिमेरिट्स। अब एक्सेप्ट डिमेरिट के लिए हम पीटना शुरू कर देते हैं, ये गलत है यार। अपनी कमियों को पता लगाने का तरीका पीटना नहीं होता, नहीं तो हमको लगता है तुमसे गलती हुई है, सॉरी बोलो, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। अब बताओ यार ये क्या बात होगी। तो कमियों को दूर करने का तरीका आपको बच्चों में डालना है और खत्म करवाना है, सॉरी बोलवा के, अच्छा फ्रेंड बनवा के, नहीं तो दो बच्चे लड़ते ही रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो लास्ट में आपने क्या देखा कि लिखा है ना, इन स्पाइट ऑफ द क्लेम्स दैट दे आर इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द एविडेंस नॉट बाय द प्रेजेंटेशन। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा बात बताइए, एक बच्चा किसी सेमिनार में गया और एक आईएएस को देखा और एक आईपीएस को देखा। अब आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कि आईएएस के पावर्स इतने होते हैं, आईपीएस के इतने पावर्स होते हैं, एक बेस्ट टीचर जो होते हैं ऐसे होते हैं, आपने मुंह से बोला और उसी बच्चे को उस इंसान से मिलवा दिया, तो बच्चा किस में ज्यादा इंस्पायर होगा, मतलब देख करके या सिर्फ सुन करके, देख करके, यस। जब मान लो कि मैं बोलूंगा एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंस,
मिसाइल मैन थे, बहुत उन्होंने इन्वेंशन किया, किताबों में पढ़ा दिया। लेकिन एक दिन एक इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें वो आए, 1000 रुपये का फीस भी था, कोई बात नहीं। वो स्कूल वाले लेके गए एपीजे अब्दुल कलाम के सेमिनार में, वो कॉन्फ्रेंस में। तो बच्चा मोटिवेटेड होगा कि नहीं होगा कि हमें भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है? हाँ या ना? तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन लाने के लिए? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा। एक साइंटिफिक डिसिप्लिन लाने के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन लेफ्ट, वो सेमिनार का वो प्रेजेंटेशन है, डिजिटल बोर्ड पे दिखा दिए कि देखो ये बहुत अच्छा आदमी। आप उनको सामने से बच्चों को दिखाओ, एविडेंस। सिर्फ मुंह से बोल दिए, हाँ, आदमी को दिखाओ या उनके नाम लो, उनके वीडियोस दिखाओ, उनके काम दिखाओ। खाली मुंह से बोल दिया ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया, मुंह से बोल दिया, बात खत्म नहीं। आपको एविडेंस दिखानी पड़ेगी। सिर्फ मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीडियो से दिखाने से काम नहीं चलेगा। अगर उन्होंने कोई मिसाइल बनाया है तो मिसाइल दिखाओ उनको कि देखो ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बनाया है, कितना बड़ा है ना? तो बोलेगा हाँ यार, इट्स रियली गुड। उनको साइंस एग्जीबिशन में ले जाओ। किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसको आर्ट 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 एग्जीबिशन में लेके जाओ। किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस एग्जीबिशन में लेके जाओ। लेकिन लेके जाओ, उसको दिखाओ, खाली मुंह से बोलने से नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग स्कूल में क्या करते हैं, पिकनिक तो रखते हैं, वो तो रखते ही हैं, बट उसके साथ साथ क्या रख देते हैं, शाम में हम लोग साथ में खाना खाएंगे पिकनिक में, और अलग अलग इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं कि नहीं कराते? इंडस्ट्रियल विजिट, एग्जीबिशन विजिट कराते, लेके जाते। क्यों लेके जाते हैं? देखेगा तो बच्चा सीखेगा। खाली मुंह से तो पढ़ाया लेकिन देखा तो कभी नहीं। हमने तो मोबाइल, हमने तो देख लिया किताब में कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसा होता है, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल किताब में ना देखा है जी, आंख से देखेंगे तब ना मजा आएगा। तो वो चीज़ दिखाना पड़ेगा ना कैसा होता है नहीं होता है। जब वैसे आपको पता है जवाहर कला केंद्र है कि नहीं है? वैसे ही बच्चों को लेके जाना पड़ता है। एग्जीबिशन सेंटर भी है ना? तो वहाँ लेके जाना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना, उसको एग्जाम्पल्स दिखाना होगा, तब उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्लियर है? ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करना है। 5-10 मिनट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 15 मिनट है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, थॉटिंग के बारे में बात कर लिया था, और चलिए बताइए। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रिफर्स टू, बताइए। अभी हमने जस्ट पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा, बताइए। क्या आंसर आएगा? देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमने बोला था कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि अपने ही लर्निंग को मोटिव, ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन, ये भी हमने शायद कर लिया था, है ना? ऑफ लर्नर्स, ये वही क्वेश्चन तो है, पुराना क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है इसके। तो आप गड़बड़ कर लेना, क्या करेंगे? एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, वही सेम क्वेश्चन ही तो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, मास्टरी और ओरिएंटेशन कैन बी इनकरेज पर, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।